हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। अमेरिका और ब्रिटेन से वैक्सीन की खबरें आने के बाद जल्द खत्म हो सकता है भारत में भी वैक्सीन का इंतजार। आज प्रधानमंत्री ने देश की 3 वैक्सीन का हालचाल जानने के लिए देश के 3 शहरों का दौरा किया। सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद पहुंचने के बाद जायडस कैडिला में वैक्सीन से जुड़े वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद करीब 1:30 बजे हैदराबाद पहुंचे पीएम, जहां उन्होंने भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन से जुड़े प्रतिनिधियों से बात की और वैक्सीन का अभी तक का अपडेट लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे, जहां वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर बात करेंगे। अब से कुछ देर में पीएम पुणे पहुंचेंगे और वहां पर ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन तैयार की जा रही है कोलैबोरेशन के तहत, उस पर वो चर्चा करेंगे। जायडस कैडिला में भी उन्होंने इस पर जानकारी ली कि जो सीरम को विकसित करने का काम है वो कहां तक पहुंचा है, कितना वक्त और लग सकता है, अब तक सीरम के जो टेस्ट हुए हैं उसको लेकर कैसे रिपोर्ट्स आई हैं, और वही भारत बायोटेक में भी उन्होंने किया, तमाम जानकारियां जुटाई। और देखिए, जायडस कैडिला से जब पीएम मोदी निकले दौरा करके और तमाम जानकारी लेके, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क को देखा। यहां वैक्सीन पर जो काम हो रहा है वो सराहनीय है। सरकार पूरा सहयोग करेगी वैक्सीन को विकसित करने में। यह ट्वीट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त वो अहमदाबाद से निकले थे जायडस बायोटेक पार्क से। अहमदाबाद के जायडस कैडिला के दौरे के बाद प्लांट के चेयरमैन पंकज पटेल ने बताया कि पीएम के दौरे से वैज्ञानिकों को हौसला मिला है और वो जल्द भारत को वैक्सीन का तोहफा देंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जायडस बायोटेक पार्क में आए थे। उनकी ये मुलाकात के कारण हम बहुत प्रोत्साहित हुए हैं और उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमारे साइंटिफिक स्टाफ और हमारे साथ डिटेल में वैक्सीन के बारे में चर्चा की है और काफी सुझाव भी दिए हैं और हमें बहुत प्रोत्साहित किया है। आज भारत की आत्मनिर्भर भारत की सफर में जायडस के 25,000 एम्प्लॉई और 1800 साइंटिस्ट अविरत प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत को एक अच्छी वैक्सीन मिले। हम चाहते हैं कि भारत के सब नागरिक इस महामारी से सुरक्षित बाहर आए। सीरम इंस्टीट्यूट में जहां वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, वहां के कंसल्टेंट रहे डॉक्टर मोहन गुप्ते ने एबीपी न्यूज से बात की है और बताया है कि वैक्सीन किस तरह से बनाई जा रही है, कैसे ट्रायल हो रहा है और इसे लोगों तक पहुंचने में कितना वक्त अभी लग सकता है। कोविड-19 की वैक्सीन का सभी को इंतजार है और भारत में बड़े पैमाने पर इस पे काम चल रहा है। और जो नाम सबसे ज्यादा चर्चित है और जहां से उम्मीद है कि सबसे पहले वैक्सीन आने वाली है, वो है पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहन गुप्ते, जिन्हें कि पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी में काम करने का करीब 40 साल का अनुभव है और ये सीरम इंस्टीट्यूट से भी जुड़े रह चुके हैं। तो इनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब, आज प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में ही पहुंचेंगे सीरम इंस्टीट्यूट दौरे के लिए, तो ये बताइए कि वहां पर किस तरह की गतिविधियां होंगी, किन किन से वो मिलेंगे और किस तरह की जानकारी उन्हें दी जाएगी। मुझे लगता है एक तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बड़ी घटना है और उनका जो इंटरेस्ट है इसमें कुछ तो ये कोविड-19 के बारे में और जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं 2019-20 से उससे काफी परेशानी हो गई, इकोनॉमिक लॉसेस काफी हो गए। डॉक्टर साहब, मेरी एक स्पेसिफिक जो कोविशील्ड नाम की ये जो वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, वो किस स्टेज तक पहुंची है, एक आम आदमी की भाषा में आप समझाइए, और कब तक वो आम लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। ये जो वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इन लोगों ने पहले बनाई। ऑक्सफोर्ड में पूरी डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद एस्ट्राजेनेका उसमें आ गया, उसके बाद उन्होंने कई जगह पर सारे जग में जहां जहां से ये वैक्सीन बन सकती है बड़े पैमाने पर उन लोगों से कांटेक्ट किया। सीरम इंस्टीट्यूट सारे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, तो सीरम को तो डालना ये मुश्किल है, सीरम के साथ काम करना ही पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, जहां तक अभी ये पूरी प्रक्रिया पहुंची है, कब तक लोगों के बीच ये वैक्सीन पहुंच जाएगी?
ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पूरे रिजल्ट्स आए नहीं अभी। तो हमारे यहाँ भारत में जो अलग अलग तरीके के परिमाण हम देखते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो वो देखने के बाद अगर ये सब लगता है कि ये सब एक जैसे है रिजल्ट्स, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। और ये फेज 2 है, और फेज 2B कहिए, ब्रिजिंग स्टडी, ये फेज 3 नहीं होगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो इसकी अब शुरू हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक आगे बढ़ी है, काफी वैक्सीन डोसेज तैयार है इनके पास। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने सुना डॉक्टर मोहन गुप्ते को, जो हमें बता रहे थे कि कितनी प्रोग्रेस जो है कोविशील्ड ने की है। और जब पीएम आएंगे यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट में, तो वहां किस तरह का इंटरेक्शन होगा उनका, किस तरह की जानकारी उन्हें दी जाएगी। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, पुणे। और देखिए, पुणे से हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं, और चीन के शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अनिल गोटू भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आना शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचने वाले थे अब से कुछ देर पहले, और शायद ये जो काफिला है उनका वहां पर तैयार है, उनका इंतजार हो रहा है। और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचेंगे और वहां का भी रुख करेंगे और तमाम अपडेट लेंगे। एक बार जितेंद्र का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। जितेंद्र, क्या मिल रही है जानकारी, पीएम कब तक पहुंचेंगे? देखिए, पीएम का जो समय हमें बताया गया था वो 3:50 पर यहां पर लैंडिंग का था। उसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए, मेरे पीछे आप ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रेमाइसेस देख रहे हैं, इसी के भीतर एक हेलीपैड बनाया गया है। यहां पर हेलीपैड से उतरेंगे और 4:25 पर वो यहां सीरम इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी हैं उनके साथ में उनका इंटरेक्शन होगा। करीब 10 मिनट तक उन्हें घुमाया जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट के मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो दिखाया जाएगा। इसके बाद में यहाँ जो कॉन्फ्रेंस रूम है, उस कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके साथ में उनका इंटरेक्शन होगा। पीएम उनकी हौसला अफजाई करने वाले हैं और उनकी ओर से दी जाने वाली जानकारी की किस तरह से इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है पीएम के इस विजिट में। जी जितेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे भी जुड़े हुए हैं चीन के शंघाई शहर से, और डॉक्टर अनिल गोटू लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजीव चौबे, मैं आपके पास आ रहा हूं। वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, और अब ऐसे में जब खुद हमारे पीएम निकले हुए हैं, तमाम जगहों पर वो अपडेट ले रहे हैं कि वैक्सीन को जो विकसित करने की प्रक्रिया है वो किस स्टेज में पहुंच गई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, वैक्सीन जो है ये आपको तो सभी लोगों को पता है कि ये पैंडेमिक बीमारी है, और आज के डेट में 200 से ज्यादा कंट्रीज वैक्सीन बनाने के मुहिम में लगी हुई है। उसमें से करीब 10 कंपनीज हैं जो फेज 3 के ट्रायल में है। अब उसमें से जो कुछ दिन पहले, 2-4 रोज पहले ये बात आ रही थी कि फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक 5 और आपका जो एस्ट्राजेनिका है वो प्लस हमारी अपने इंडियन इंस्टीट्यूट की जो है, जो भारत बायोटेक जो बना रही है, वो भी टॉप 10 में है, और भी है। लेकिन हमारा जो है वो थोड़ा अलग मेथड का है, वो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, जो हम लोग उसके यूज टू है, और जो मेथड जेनेटिक इंजीनियरिंग करके मॉडर्ना और फाइजर ने डेवलप किया है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आने वाले टाइम में हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे। सारे ट्रायल सबने लगभग कुछ दिनों में, जो अभी फेज 2 खत्म कर रहे हो, फेज 3 में भी जाएंगे, और हमारे पास वैक्सीन की बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। बट हमें इसमें देखना है कि सेफ्टी किसमें है और प्रिकॉशन देखना है, क्योंकि हमारा जो भारत बायोटेक है वो लोकली हमारे लोगों को देख के, हमारे अपने लोगों पे उस वायरस को स्ट्रैक करके और उसके हिसाब से उन्होंने वैक्सीन को बनाया है, जो जिसकी एफिकेसी और जिसका जो सक्सेस रेट भी जो है काफी अच्छा है। प्लस ऑलरेडी फेज 3 में करीब 26,000 के आसपास वॉलंटियर्स हमारे पास रेडी है, जो वैक्सीन के लिए तैयार है लगवाने के लिए। और ऐसा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में हमारे पास कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि फाइजर और एस्ट्राजेनिका, इनके ट्रायल्स बीच में रोके गए। मॉडर्ना का भी जो है अभी तक उनका भी जो है बहुत ज्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, एफिकेसी रेट हाई।
तो आप आगे देखते हैं कि फेज बिल्कुल उम्मीद सभी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये रिजल्ट है डॉक्टर चौबे, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में इंतजार हो रहा है और तमाम जगहों पर कोशिशें भी हो रही हैं। डॉक्टर गुट्टू, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यही है कि वैक्सीन पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। हम चाहे सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे जायडस कैडिला की बात करें, चाहे भारत बायोटेक की बात करें, और कोशिश सबकी है कि जल्द से जल्द एक ऐसी सुरक्षित वैक्सीन लेकर आया जाए ताकि हमारे देश में भी लोग सुरक्षित हो सके और अगर हम दूसरों को दे सके तो वो भी बहुत बेहतर होगा। कौन से वो पॉइंट्स हैं या कौन से वो स्टेजेस हैं जो अभी पार करने हमारे लिए बहुत जरूरी है वैक्सीन को डेवलप करने में, और हम कहां तक पहुंच गए? अब हम लोग करीब करीब पहुंच ही गए हैं वहां पर। तो जैसा कि अभी बताया गया कि वैक्सीन कुछ चरणों में विकसित होता है। जो आमतौर पे इस वैक्सीन से पहले भी बहुत वैक्सीन बने हैं, आए हैं, अभी भी हैं, उनको आमतौर पे 8 से 10 साल कम से कम लगते थे विकसित होने में और मार्केट में आने में। 10 साल कम से कम, ज्यादा भी लगते थे। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 1 साल से कम में भी वैक्सीन हमारे बहुत करीब निकट आ गया है, कहने कि अब आ ही गया है। तो ये 3 चरणों में इसका विकास होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में तो हम देखते हैं कि कहीं ये नुकसान तो नहीं कर रहा, इसका खतरा तो नहीं है, क्योंकि वैक्सीन किसको देते हैं? जो बिल्कुल तंदुरुस्त स्वस्थ है, ताकि उसको बीमारी न हो। तो ये बहुत जरूरी है कि ये सेफ हो, सेफ्टी, यानी ये खतरा ना करना चाहिए, खतरा तो नहीं पैदा कर रहा कोई एक नॉर्मल पूरे स्वस्थ आदमी को जब हम देंगे, पहली चरण में उस पर ध्यान केंद्रित होता है। दूसरा चरण जब इससे निकलता है तब हम देखते हैं कि इसकी क्षमता क्या है, ये कितना उपयोगी है, कितना इसका फायदा है बचाव करने में। तो पहले में हम सेफ्टी यानी इसकी कितनी वो है, दूसरे में हम देखते हैं इफेक्टिवनेस यानी कितनी क्षमता है हमें बचाने में। लेकिन अभी इन दोनों चरणों में हम किस पे टेस्ट करते हैं? हम उन पे टेस्ट करते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ वॉलंटियर्स हैं। ये लेकिन उनसे नहीं मिलते जुलते जो कि वास्तविक दुनिया है बाहर। तो जो तीसरा चरण शुरू होता है उसमें कई हजारों में 20, 30, 40, 50 हजार एक साथ पे टेस्टिंग होती है अलग अलग जगहों पे पूरे दुनिया में। और इसमें यह देखते हैं कि वास्तविकता में, यानी कि वास्तविकता के संदर्भ में जो असली दुनिया है, जो असली लोग हैं, उनमें कितना कामयाब है ये वैक्सीन। वो अब शुरू हो गया है और खत्म होने के करीब आता जा रहा है। और अभी तक जो नतीजे आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव हैं। तो इस चरण पे हम हैं, बहुत करीब हैं मंजिल के। और थर्ड जो फेज है, जो आखिरी चरण है, उस पर लगभग हम खत्म करने के करीब नजदीक आ गए हैं। नहीं, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आप भी इससे बहुत उत्साहित हैं और जाहिर सी बात है हम सबको इसकी जरूरत भी है डॉक्टर अनिल गुट्टू। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो वैक्सीन आएगी, जब सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव होंगी और वैक्सीन हमारे बीच में आ जाएगी, तो उस वक्त किन चीजों का ध्यान रखना होगा, या वैक्सीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, या क्या हेल्थ कंडीशंस होनी चाहिए उसके हिसाब से होगा, क्या पूरी प्रक्रिया होगी? थोड़ा सा उस पर आप रोशनी डालिए। जब वैक्सीन आ जाएगी तब तक ये स्थापित लगभग हो चुका होगा कि ये सेफ भी है, कोई खतरा नहीं है। हाँ, इसीलिए पूछा मैंने क्योंकि सेफ्टी बड़ा कंसर्न है, सक्षम है हमें बचाने में। ये दो चीजें जब, हाँ, सेफ्टी बहुत कंसर्न है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल हेल्दी लोगों को लगता है, बिल्कुल स्वस्थ लोगों को लगाते हैं बीमारी रोकने के लिए। तो उनमें ही अगर कुछ सेफ्टी का गड़बड़ हो जाए तो गलत होगा। तो सेफ्टी प्राथमिक फोकस है और होना भी चाहिए। अभी तक जो संकेत मिला है, सिग्नल आया है हर वैक्सीन ट्रायल से, वो ये है कि ये सेफ है, इससे कोई ऐसा खतरा नहीं है अभी तक, ऐसा लगता है काफी अच्छी तरह। तो जब ये आ जाएगा, उभर के आएगा, इस तीसरे चरण से निकल के आएगा हमारे सामने ये वैक्सीन, कई सारे वैक्सीन आएंगे, एक नहीं। आज ही 3 प्रधानमंत्री ने देखे हैं। तो तब सवाल उठेगा कि इसको कैसे दिया जाए, वितरण कैसे किया जाए, कैसे लैब से गांव तक, कैसे किस श्रृंखला से जोड़ के, किस चेन से जोड़ के इसका लॉजिस्टिक्स कैसे बनाया जाए, वो सवाल हमारे सामने आ खड़ा हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि पहले किसको दें, बाद में किसको दें, और फिर कैसे दें, किस किस को मिलेगा और वहां तक कैसे पहुंचेगा।
ये दो सवाल मुख्य रूप से हमारे सामने उभर के आएंगे एक बार ये मार्केट में आ जाए उसके बाद। जी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर चौबे। मुझे एक बात बताइए, ये सेफ्टी कंसर्न जिस पर डॉक्टर गुर्टू हमें बता रहे थे, ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है ना, उनकी तरफ से कहा गया कि वो दोबारा इस वैक्सीन का एक बार ग्लोबल ट्रायल करेंगे, क्योंकि कुछ जो दोबारा जब टेस्ट हुए उसमें कुछ उनको लगा कि शायद गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन आते ही एकदम से लगना भी शुरू ना हो जाए। उसके भी अलग अलग ट्रायल लेवल्स होंगे, कुछ तो होगा उसमें, ताकि जो स्वस्थ आदमी को जब वैक्सीन दी जाए तो उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और यही बहुत जरूरी है सबके लिए। देखिए, ऐसा है कि कोई भी जब पहली बात तो इतनी जल्दी वैक्सीन बनती नहीं है, और कोई भी वैक्सीन जो मतलब पैंडेमिक सिचुएशन में बनाई जाती है उसमें थोड़ा सा लूप होल्स रहता ही। तो एस्ट्राजेनेका के केस में भी था कि उन्होंने फर्स्ट ट्रायल यूके में किया था और सेकंड ट्रायल जो है ब्राजील में किया था। जो ब्राजील में था कि एक केस था, और उसके बाद जो एक यूके में केस निकला, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपना जो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको रोक दिया था। फिर उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन यूएस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक एंटीबॉडी, एक ऐसा चीज डाल रहे हैं किसी बॉडी के अंदर में जो बिल्कुल नया होगा उसके लिए और जो बिल्कुल हेल्दी पर्सन को लगना है। तो सेफ्टी कंसर्न तभी हमें मालूम चलेगा जब हम नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ पेशेंट्स, और जितना ज्यादा हम लोगों में देखेंगे उससे ज्यादा हमारे पास डेटा आएगा। आज सच हमारा जो अभी जो हैदराबाद वाला वैक्सीन है उसमें फेज 1 फेज 2 में तो कुछ भी नहीं है, और जायडस कार्डिला तो अभी फेज 1 से फेज 2 खत्म करने के है, लेकिन फेज 3 में एंटर नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं है। तो जो हैदराबाद वाला है वो मोस्ट लाइकली अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें फेब एंड या मार्च तक हमें वैक्सीन मिलने लगेगी। फेब एंड या मार्च तक वैक्सीन और हमारे साथ एक और प्रॉब्लम और एक और भी है कि देखिए इसमें सेफ्टी, सेल्फ लाइफ एंड सर्विसेज, और ये वैक्सीन कब तक काम करेगी एक सवाल है। तो अभी तक जो वैक्सीन अदर जो बनाई गई है उनके साथ मेन प्रॉब्लम है कि टेम्परेचर का एक इश्यू है। वो इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाई गई है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाई गई है कि उनको एकदम माइनस जो है आपको एकदम 20 पे स्पेस को प्रिजर्व करना है, मतलब काफी लो टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। और अगर वो थोड़ा सा भी अगर इम्पोर्ट में या कुछ होता है तो वो दिक्कत कर सकता है आगे जाके। इसलिए बेटर है कि हमारा जो हिंदुस्तान वाला है हम उस पर ही रिलाई करें, क्योंकि वो ज्यादा ही फिजिबल रहेगा और सबके लिए जो है मतलब वो हमारा एकदम एविडेंस बेस्ड वैक्सीन रहेगा, तो ज्यादा अच्छा है वो हमारे लिए। जी, आप रहे हमारे साथ। डॉक्टर अनिल गुर्टू, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, बड़ा आम सा सवाल है जो किसी भी नॉर्मल इंसान के जहन में आ सकता है कि मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, वैक्सीन आ जाती है उसके बाद मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, तो मेरा जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा अलग है, किसी और का अलग है, किसी और का अलग है। क्योंकि वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप हुई है तो बहुत सारी चीजें इसमें भी ध्यान रखी गई होंगी, और कोशिश पहले हमारी यही कि किसी तरह से कोरोना को हराना है। सवाल बार बार सेफ्टी कंसर्न पे आता है एक, और दूसरा ये जो किस तरीके से वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स तरीका अभी तक जो सामने आ रहा है वो कई सवाल खड़े कर देता है। जहां तक कि वैक्सीन और सेफ बिहेवियर्स का सवाल है, तो ये मान के चलें कि वैक्सीन है या वैक्सीन आ गया उसके बाद भी अगर आज मैंने वैक्सीन लगवा भी लिया तो भी मुझे वही 3 हेल्थ बिहेवियर्स, कोविड सेफ बिहेवियर्स का प्रयोग करना पड़ेगा जो अभी वैक्सीन के पहले मैं कर रहा हूं, यानी कि मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोते रहना। ये वैक्सीन के बाद लगवाने के बाद भी उतना ही जरूरी होगा, शायद ज्यादा जरूरी हो जाए, क्योंकि तब हम एहतियात कम कर दें और दोबारा म्यूटेंट अगर वायरस आ गया तो लगने का खतरा फिर भी बना रहेगा। तो ये मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीन के बाद खत्म नहीं हो जाएंगे एकदम से, रहेंगे, कायम रहेंगे। वैक्सीन इसमें एक और तरह का हमारे पास टूल जुड़ जाएगा हेल्दी बिहेवियर्स में, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले कई सालों से हम मास वैक्सीनेशन और पोलियो का वैक्सीनेशन किया ही और चल रहा है। ऐसे बहुत सारे डीपीटी वैक्सीन, एमएमआर चल रहे हैं जो कि जिसके लिए कि पूरा ढांचा सेंटर से लेके
प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है वहां तक ये डॉक्टर ढांचा, गोटू, बीच में रोक रहा हूं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन का कायम माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है और उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे, इसमें वैक्सीन को स्टोर करने के तौर तरीकों पर भी बात होनी चाहिए कि वो कैसे होगा, क्योंकि अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग तरीके बताए, इसलिए भी लोग थोड़ा कंफ्यूज है। और जो सबसे अहम बात आपने कही कि वैक्सीन लगने के बाद जो बाकी एक्सरसाइज है वो खत्म नहीं करनी है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों खत्म नहीं करनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। डॉक्टर अनिल गुट्टू, डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ जुड़े हुए और जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाहर से। कुछ देर में पीएम पहुंचेंगे, ब्रेक से लौट कर आएंगे, चलेंगे जितेंद्र के पास भी अपडेट के लिए, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचेंगे, जहां पर वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे और कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम अपडेट लेंगे, उस पर पूरी जानकारी आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें 1 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं हैदराबाद में और बीजेपी ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे और उन्होंने भी रोड शो किया था और जनसभा को भी संबोधित किया था। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें अमित शाह भी रोड शो करने के लिए हैदराबाद पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। हालांकि नगर निगम का चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने मिशन चार मीनार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे में वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे, जहां पर वो जायजा लेंगे और पूरा अपडेट लेंगे कि जो कोरोना की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई जा रही है उसका काम कहां तक पहुंचा है। और जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें सबसे पहले सुबह अहमदाबाद जायडस कैडिला के बायोटेक पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूरी जानकारी ली। उसके बाद हैदराबाद भारत बायोटेक पहुंचे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर पूरी जानकारी ली। और अब पुणे पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचेंगे कुछ देर में और वहां की टीम के साथ वो जायजा लेंगे कि वैक्सीन को तैयार करने का काम कहां तक पहुंचा है, किस चरण में है, कितना और वक्त लग सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुणे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से वैक्सीन यात्रा पर निकले हुए हैं। सुबह अहमदाबाद गए थे, उसके बाद दोपहर में वो हैदराबाद पहुंचे और अब पुणे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीम के साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर वैक्सीन का काम कहां तक पहुंचा है। और जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, पहुंच चुके हैं पुणे और कुछ देर में पहुंचेंगे सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया भी। क्या तैयारी वहां पर और अपडेट क्या मिल रहा है? जी आदर्श, हवाई अड्डे पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पुणे के, और वहां से एक हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये मांजरी साइट है, अंदर ही एक हेलीपैड बनाया गया है। यहां पर वो चॉपर से लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद उन्हें अगले 10 मिनट तक यहां पर साइट का एक वॉक थ्रू कराया जाएगा। इस साइट पर किस तरह से काम हो रहा है वैक्सीन बनाने का, उसकी जानकारी दी जाएगी, सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाएगा और फिर वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाएंगे, जहां पर 15 मिनट तक उनकी बैठक होगी सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के साथ में, साइंटिस्ट के साथ, टेक्नीशियंस के साथ में। वो बातचीत करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और साथ ही ये जानकारी भी हासिल करेंगे कि किस तरह से वैक्सीन का काम आगे बढ़ रहा है, ट्रायल्स किस तरह से हो रहे हैं। 2 ट्रायल्स हो चुके हैं, तीसरे ट्रायल्स चल रहे हैं, उनके नतीजे आने बाकी हैं और उनके नतीजे आने के बाद ही उन्हें अप्रूवल्स के लिए भेजा जाएगा और फिर उस वैक्सीन का, कोविशील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो पाएगा। तो 15 मिनट तक मीटिंग होगी और उसके बाद में फिर जो साइंटिस्ट हैं वो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फिलिंग यूनिट, जहां पर की जो डोजेस हैं वो तैयार किए जाते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक करोड़ों की तादाद में कोविशील्ड के डोजेस तैयार हो चुके हैं और जनवरी में कम से कम 6 से 7 करोड़ डोज जो है तैयार हो जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी उनको दी जाएगी। करीब घंटे भर का वक्त यहां पर पीएम मोदी बिताने वाले हैं और उसके बाद वे फिर से पुणे हवाई अड्डे की ओर रवाना होंगे और दिल्ली लौट जाएंगे। जी जितेंद्र, आप रहे हमारे साथ, मैं आऊंगा आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जितेंद्र जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम जानकारी लेंगे वहां मौजूद टीम से और किस स्टेज में काम पहुंचा है ये भी जानकारी वो जुटाएंगे। डॉक्टर संजीव चौबे शंघाई से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनिल गुट्टू लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुट्टू, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जानकारी जुटाने के लिए पहुंच गए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मेरा सवाल यह है, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक बहुत अहम बात कही थी
कि वैक्सीन अगर लग भी जाती है ना, मिल भी जाती है, उसके बाद भी तमाम सावधानियां बरतनी पड़ेगी। लेकिन सर, बड़ा ये सवाल बहुत नॉर्मल सा है और मेरे मन में बार बार आ रहा है, क्योंकि अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं ना, सड़कों पर, बाजारों में ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में वैक्सीन आने के बाद तो आदमी और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो कैसे निपटेंगे इनसे? हाँ, तो सवाल जागरूकता का है। कोई भी वैक्सीन, जैसे कोई भी दवा 100% कामयाब नहीं होती सब में, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं वैक्सीन सक्षम है या इफेक्टिव है, इसका मतलब यह नहीं कि 100%, इसका मतलब 90%, 94% ज्यादा से ज्यादा, 90%, 70। तो जब हम ये कहते हैं 90, 94, 70% एफिकेसी इस वैक्सीन की, तो इससे सीधा जुड़ा हुआ जो दूसरा टुकड़ा आंकड़ा है वो कि 10% लोग अब भी पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं हैं इस वैक्सीन के बावजूद, लगाने के बावजूद। तो अब ये 10% वैसे तो कुछ नहीं लगता, लेकिन 10% करोड़ों करोड़ों लोगों में जब बिखर जाते हैं और किसी को नहीं पता कि वो 10% में है या 90% में है जी। और अगर वो प्रोटेक्शन, मास्किंग का, 2 गज की दूरी का प्रोटेक्शन कहता अब तो मैं वैक्सीन लग गया, अब मैं आराम से जिंदगी बिताऊंगा जैसे पहले था, तो वो नहीं पता उसको कि वो 10 में है जो उसकी अभी पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं है, या 90 में है जो है। तो क्या होगा? इस घुल मिल जाने से, लापरवाही से, मास्क हटा देने से इतनी भयंकर तरह से संक्रमण वापस आ सकता है कि हमें यही नहीं पता लगेगा कि वैक्सीन का फायदा हुआ या क्यों नहीं हुआ, जबकि इतना होना चाहिए था। तो वैक्सीन का अगर पूरा फायदा उठाना है हमें, तो वैक्सीन के पहले, वैक्सीन के बाद, वही 3 जो हमें बचाव के व्यवहार हैं, मास्क, 2 गज दूरी और हाथ धोते रहना, वो उतनी ही तरह कायम रखने हैं जितने आज। अगर नहीं करेंगे हम ये ऐसा, तो ये वैक्सीन का उतना फायदा नहीं देखने को मिलेगा। और वैक्सीन सब करोड़ों 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 लोगों तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगेगा, 1 से 2 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो तब तक वैसे भी ये जरूरी रहेगा कि जिनको वैक्सीन लग गया है वो औरों को बचाएं, औरों के बचाने के लिए और ज्यादा कदम करें। उसका मतलब सिर्फ वही है कि मास्क पहने रखना है। तो क्योंकि वैक्सीन 100% तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और जाहिर सी बात है इस पर बहुत जागरूकता की जरूरत है, और लगातार सब जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को भी कि मास्क और जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते रहे। मैं डॉक्टर संजीव चौबे के पास चलूं, उसके पहले मुझे एक बात बताइए, बहुत अहम ये सवाल हो रहा है, क्योंकि बार बार बात हो रही है किस तरीके से स्टोरेज होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो टेक्निकलिटीज पर तो मैं आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसको लगाने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? उम्र के हिसाब से या जो लोग ज्यादा बीमार हैं उनके हिसाब से इस पर हम विचार करेंगे। वो उस पर लेकर उसको कैसे तय किया जाएगा, या वो कैसे तय होगा, कौन तय करेगा, इसको लेकर कुछ आप जानकारी शेयर कर पाएंगे हमारे साथ? हेलो, क्या डॉक्टर अनिल गोटो तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? हम उनके पास चलेंगे और डॉक्टर संजीव चौबे का भी रुख करेंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त वो पहुंचेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर वो पूरी जानकारी लेंगे वैक्सीन को लेकर, किस स्टेज में वैक्सीन का ट्रायल पहुंचा है, क्या रिपोर्ट्स हैं, कितनी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि गुड न्यूज का इंतजार पूरा देश कर रहा है, और देश ही नहीं दुनिया भी कर रहा है। और भारत की जो कोशिशें हैं उससे बहुत सारे लोगों को और देशों को भी उम्मीदें हैं कि भारत अगर आगे बढ़ता है तो उसका फायदा उनको भी मिलेगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बन रही है। इस वैक्सीन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसकी वैक्सीन बहुत प्रभावी है, वहीं कई विशेषज्ञों ने इस पर संदेह जताया है। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। मोदी आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में जिस वैक्सीन का दौरा करने जाएंगे, उस वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल, क्या ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन पर दुनिया से झूठ बोला? क्या ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन पर दुनिया को धोखा दिया? क्या ऑक्सफोर्ड की कोरोना वाली वैक्सीन अटक गई? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि खबर आई है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का पूरी दुनिया में एक बार फिर से ट्रायल होगा, यानी एक बार फिर वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण किया जाएगा। क्योंकि कंपनी ने सोमवार को अपनी वैक्सीन के 90% प्रभावी होने की जानकारी दी थी। पता चला कि 2 अलग अलग समूहों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया।
पहले ग्रुप को जब 1 महीने के अंतराल में 2 डोज दी गई तो गलती से पहली डोज सिर्फ आधी दी गई। इसी ग्रुप पर वैक्सीन का 90% असर पाया गया, जबकि जिस ग्रुप को वैक्सीन की 2 डोज पूरी दी गई तो उस पर ये वैक्सीन सिर्फ 62% प्रभावी पाई गई। अब ये भी पता चला है कि जिन 3000 लोगों को पहले आधी और फिर पूरी डोज दी गई वो सब 55 साल से कम उम्र के थे। इस मुद्दे पर हमने एक्सपर्ट से उनकी राय जानी। उन्होंने जो कहा वो राहत देने वाली खबर है। हमें 70% एफिकेसी चाहिए, हमें 95% एफिकेसी नहीं चाहिए। 70% एफिकेसी में ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाता है, फिर ट्रांसमिशन नहीं होता। हमारा जो मेन काम है अभी की ट्रांसमिशन को ब्लॉक करना, तो 75% हमारे लिए काफ़ी है। अभी के हिसाब से भी ले लें, क्या हमारा रिक्वायरमेंट है वो इसमें है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोल्ड चेन है, वो 2 चीज़ें इसमें एडवांटेज की है। ये एक तो भारत में बन रहा है तो हमें कहीं पर इंपोर्ट या उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन सप्लायर है। इनके पास जो नेटवर्क है वो बहुत खूब नेटवर्क है। इस वैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर ऑक्सफोर्ड के साथ वैक्सीन निर्माण में जुटी एस्ट्राजेनेका के सीईओ पास्कल सोरियोट ने क्या कहा वो आपके लिए सुनना जरूरी है। अब हमें ये पता चल गया है कि जो अब तक बेहतर और प्रभावी लग रही थी उसे और ज्यादा प्रमाणित करना होगा। इसलिए हमें अभी अतिरिक्त शोध करना होगा। ये वैश्विक शोध होगा, लेकिन ये जल्द पूरा होगा क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पाया गया है। इसलिए कम संख्या में मरीजों की जरूरत होगी। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड नाम से बन रही है, जिसका निर्माण पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, जहां तैयारियों का जायजा लेने खुद पीएम मोदी जाने वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का भी इसी मुद्दे पर बयान सामने आया है। भले ही एस्ट्राजेनेका के टीके का मरीजों पर सबसे कम प्रभाव 60 से 70% हो, लेकिन ये वायरस से लड़ने के लिए काफी है। एस्ट्राजेनेका को भी उम्मीद है कि उनके इस नए ट्रायल से वैक्सीन के अप्रूवल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यूके ने वैक्सीन को लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी को अप्रूवल देने की प्रक्रिया शुरू करने को कह दिया है। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर भी दे दिया है। कंपनी आंकड़ों के आधार पर सफाई दे रही है। वैक्सीन का ट्रायल करने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सर जॉन बेल का भी कहना है कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में 60% की एफिकेसी भी लाइसेंस के लिए पर्याप्त और प्रभावी मानी जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। वैक्सीन निर्माण की स्थिति जानने के लिए 3 शहरों के दौरे से पहले पीएम मोदी ने कल ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। कोरोना वैक्सीन भी इस बातचीत में एक मुद्दा था। भारत समेत कई विकासशील और गरीब देशों के लिए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि एक तो इसका स्टोरेज आसानी से किया जा सकता है और दूसरा इसकी कीमत भी कम है। और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं। पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे, एयरपोर्ट से उनका हेलीकॉप्टर अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में पहुंच चुका है। वहां पर एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है और ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हेलीकॉप्टर के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे हैं, जहां वो वैक्सीन को लेकर सारी अपडेट वहां मौजूद मेडिकल टीम से लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि कहां तक अभी ट्रायल का काम पहुंचा है, ट्रायल के रिजल्ट्स क्या हैं, किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटाएंगे। आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वैक्सीन यात्रा पर है। सुबह वो अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां पर जायडस कैडिला बायोटेक पार्क में उन्होंने पूरी जानकारी ली थी वैक्सीन को लेकर। उसके बाद हैदराबाद भारत बायोटेक पहुंचे, जहां उन्होंने कोवैक्सीन को लेकर पूरी जानकारी जुटाई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे हैं। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड मिलकर वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। 2 ट्रायल हो चुके हैं। अभी तक के जो ट्रायल के रिजल्ट्स आए हैं वो दावा किया जा रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द वैक्सीन लोगों के लिए, लोगों के बीच में आ जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस पर पूरा अपडेट जुटाने के लिए निकले हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के लैंड होते हुए। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, अब आगे क्या कुछ होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुल 3 हेलीकॉप्टर हैं। जब वहां से निकले पुणे के हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री, तो जैसे कि जो उनका प्रोटोकॉल रहता है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर जो है साथ में थे, वो हेलीकॉप्टर्स यहां पर पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां सीरम इंस्टीट्यूट में लैंड करने के बाद यहां जो हेलीपैड बनाया गया है, यहां से अब उनको ये जो मांजरी यूनिट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, यहां पर उनको एक वॉक थ्रू कराया जाएगा और सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से यहां पर वैक्सीन बनाए जाने का काम चलता है और यहां के प्रोसेसेस किस तरह के हैं। पहले तो इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में यहीं पर पीछे की एक इमारत है जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। उस कॉन्फ्रेंस रूम में
15 मिनट के लिए इंटरैक्शन होगा पीएम मोदी का और सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों का, यहाँ के वैज्ञानिकों का, उनके साथ में बातचीत होगी। पीएम उनकी हौसला अफजाई करेंगे, साथ ही जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से पूरे ट्रायल्स चल रहे हैं और वैक्सीन को डेवलप करने का काम जो है कब तक पूरा हो सकता है। ये तमाम बातें वो समझेंगे उन वैज्ञानिकों से। 15 मिनट के उस इंटरैक्शन के बाद में फिर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले जाया जाएगा, जहां पर कि एक्चुअल में इस वैक्सीन को बनाए जाने का काम चल रहा है। कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है उसको बनाने का काम जिस जगह पर चल रहा है उस यूनिट में उनको ले जाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये वैक्सीन बन रही है, उनको कैसे उनके डोजेस को फिलअप किया जा रहा है, वो तमाम चीजें उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई जाएंगी। अब तक करोड़ों की तादाद में डोजेस तैयार हो चुकी हैं, हम कोई फिगर नहीं दे सकते, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते तक 7 से 8 करोड़ डोजेस जो है वो कोविशील्ड की तैयार हो जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। और वो काम भी यहां पर पीएम मोदी को दिखाया जाएगा। करीब 1 घंटे का इंटरैक्शन यहां पर होगा इस सीरम इंस्टीट्यूट में और उसके बाद पीएम मोदी यहां से वापस सड़क के रास्ते, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर से वापस नहीं जा सकते, सनसेट का वक्त नजदीक हो रहा है और आज पुणे का मौसम भी ठीक नहीं है, पूरे आसमान में बादल घिरे हुए हैं, तो इस लिहाज से सड़क के रास्ते वापस जाना सेफ समझा गया है। तो अब जो उनकी वापसी होगी सीरम इंस्टीट्यूट से पुणे हवाई अड्डे के लिए वो सड़क के रास्ते होने वाली है। करीब 5:30 बजे वो यहां से वापस निकल जाएंगे पुणे हवाई अड्डे और वहां से वापस दिल्ली लौटेंगे। वैक्सीन यात्रा पर पीएम मोदी पुणे पहुंच चुके हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जहां पर वो वैक्सीन के ट्रायल को लेकर और काम कहां तक पहुंचा है पूरी जानकारी जुटाएंगे। और हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे थे, जायडस में उन्होंने जायजा लिया, उसके बाद हैदराबाद पहुंचे, भारत बायोटेक का उन्होंने दौरा किया, पूरा अपडेट लिया वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन किस स्टेज में पहुंच गया है उसको तैयार करने का काम, ट्रायल के क्या रिजल्ट है, तमाम चीजों को उन्होंने जाना समझा। और अब पीएम पहुंचे हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर वो पूरी जानकारी अब लेंगे। वहां पर मौजूद टीम से जितेंद्र दीक्षित लगातार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। जितेंद्र, क्या मिल रहा है अंदर से अपडेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ होगा एक तो कार्यक्रम, और अभी वो जो स्टेज है, किस स्टेज पर वैक्सीन का काम पहुंचा है, उसको लेकर कुछ जानकारी अब तक आपके पास पहुंच पाई है? जी हाँ, देखिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस सीरम इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं पूनावाला, वो यहां पर मौजूद हैं। उनके साथ में जो तमाम वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसीव किया है पीएम मोदी को। और अब सबसे पहले उनको ये जो मांजरी यूनिट है, इस मांजरी यूनिट का एक वॉक थ्रू करवाया जा रहा है और उनको जानकारी दी जा रही है कि आखिर सीरम इंस्टीट्यूट है क्या, किस तरह का काम करते आया है और यहाँ पर सालों साल से जो वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है वो किस तरह से होता रहा है, तो उसके बारे में, इस यूनिट के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। इसके बाद अब उन्हें थोड़ी ही देर में पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल एक है, कॉन्फ्रेंस हॉल में अरेंजमेंट किया गया है। उस कॉन्फ्रेंस हॉल में वहां वो वैज्ञानिकों के साथ में इंटरैक्शन करेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के साथ में इंटरैक्शन करेंगे, पीएम मोदी उनकी हौसला अफजाई करेंगे और साथ साथ जिस तरह से वैक्सीन को डेवलप करने का काम चल रहा है, जो ट्रायल्स हो रहे हैं, उस बारे में जानकारी लेंगे। ये करीब 15 मिनट तक ये मीटिंग चलने वाली है और इसके बाद में उसके ऊपरी फ्लोर पर जाएंगे और जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का प्रत्यक्ष काम दिखाएंगे कि किस तरह से उसके डोज तैयार किए जा रहे हैं, वो दिखाया जाएगा पीएम मोदी को। और करीब घंटे भर का वक्त यहाँ पर बिताने के बाद बनाकर रखिए, मैं लौटूंगा आपके पास और पूरी जानकारी अपने दर्शकों को भी देंगे। जितेंद्र दीक्षित एक एक अपडेट बता रहे हैं किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री तमाम लोगों से मिलेंगे, क्या क्या जानकारी जुटाएंगे।